हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया रहे होंगे। और आज से हमारा जो है स्टार्ट हो रहा है यूपीएलटी ग्रेड का। आप सभी को पता है कि उसकी डेट आ चुकी है। और जनवरी में आपका पेपर है 18 जनवरी को 2026 में। उसके लिए पहले प्री क्लियर करना जरूरी है, फिर मेंस होगा। तो प्री के लिए भी आपको पता है देयर आर सो मेनी कैंडिडेट्स। और उसके लिए अगर आपको आगे निकलना है तो ऑब्वियसली योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन शुड बी टॉप नॉच। तो उसी के हिसाब से आप लोग तैयारी करिए। और तैयारी के लिए मैंने अभी यही सोचा है कि मैं टॉपिक वाइज जो है उसमें मतलब सीक्वेंशली लेते हुए चलूँ। तो अभी मैंने इसमें शेक्सपियर के सॉनेट्स 29 एंड 138 है, समरी है, एमसीक्यूज, थीम्स, डिवाइसेस, एज वेल एज इसमें एक और भी है दैट इज डेरेक वेलकट का अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, पहला और लास्ट। तो डेरेक वेलकट का फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका है। और इसके साथ ही अब आप लोगों को मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगी कि भाई अभी भी आपके पास समय है। यदि आप चाहते हैं कि आप तैयारी सिस्टमेटिक वे में करें तो देखो भैया, नया बैच तो कोई स्टार्ट नहीं कर सकता। और जो कर रहे हैं भाई वो लोग स्वयं धरती पर जन्मे हुए भगवान हैं। मैं तो हूँ नहीं, मैं तो बहुत साधारण इंसान हूँ। तो इसीलिए भाई मैं तो जो मेरा बैच चल रहा है, हाँ सबको वो चीज़ जो है उसमें जो है बैकअप में सब कुछ मिल जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं करना क्या है। इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करिए, उसके बाद स्टोर में जाइए और आपकी ये हमारा जो बैच है ये वाला पीडीएफ्स वाला है। और एक हार्ड कॉपी नोट्स आपके घर पर आएंगी। एक लिटरेचर वाला बैच है। फिलहाल मेरा जो बैच है एक ये आपका कौन सा है हमारा, दैट इज़ डी ट्रिपल एस बी का। आपको पता है कि डी ट्रिपल एस बी की एक वैकेंसी भैया लड़कों के लिए बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज आई हैं। और उसमें सीट तो सबको एक ही चाहिए ना, लड़कियों के लिए भी है उसमें। तो डी ट्रिपल एस बी के लिए मेरा बैच स्टार्ट हो चुका है। और अगर किसी को भी ये देखना है कि मैं पढ़ाती कैसा हूँ, मुझे पढ़ाना वढ़ाना आता है या नहीं आता है, तो आप लोग या यूट्यूब जैसा ही पढ़ाते हैं तो भैया आपको करना क्या है कि इंग्लिश सूत्रा के ऐप पर आइए। और इसमें हमने एक डेमो क्लास और हम क्या मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं उसका एक वो डाला हुआ है हमने सैम्पल। और इसमें आपको हार्ड कॉपी नोट्स आपके घर पर प्रोवाइड किए जाएंगे। दिल्ली का जो नया सिलेबस आया था डी ट्रिपल एस बी का, वही इसमें पढ़ाया जा रहा है। और ग्रामर इसमें आनी नहीं है तो इसीलिए सिर्फ लिटरेचर ही पढ़ाया जा रहा है इसमें। तो ये और टाइम जो है इसका शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक की क्लास है। तो इफ़ यू वांट टू watch a demo of this batch, do download the app and have a look at the demo class as well. तो चलिए सबसे पहले यूपीएलटी ग्रेड का सबसे है सोनेट 29। सभी लोगों ने सोनेट 29 के बारे में सुन भी रखा होगा, पढ़ भी रखा होगा। व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मेन साइज विद फॉर्च्यून। एंड अब यहाँ पर आप जो है देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ही व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मेन साइज आई अलोन, यहाँ पर ज्युग्मा है। फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज की गई है ज्युग्मा। ज्युग्मा का मतलब होता है कि जब एक वर्ड से दो वर्ड्स को, एक एडजेक्टिव या एक दो चीजों को जोड़ा गया है तो वो ज्युग्मा है। I alone beweep my outcast state and troubled deaf heaven with my bootless cries। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं इसको पूरा आपको इसके बारे में बताऊंगी भी। And look upon myself and curse my fate, wishing me like to one more rich in hope, featured like him with friends possessed, desiring this man's art and that man's scope, with what I most enjoy, contented least, yet in these thoughts myself almost despising, happily I think on thee, and then my state. Like to the lark at break of day arising from sullen earth sings hymns at heaven's gate, for thy sweet love remember such wealth brings, and then I scorn to change my state with kings। तो अब ये देखिए, ये सोनेट नंबर 29 है। और जिसमें विलियम शेक्सपियर ने ये जो सोनेट्स हैं उनके एक फेयर यूथ को उन्होंने ये वाला सोनेट जो है उनको एड्रेस करा है। और उसमें यहाँ पर शेक्सपियर सोनेट जो होते हैं वो 3 क्वार्टरेंस और एक कपलेट में डिवाइडेड होते हैं। वोल्टायर यानी कि टर्न ऑफ थॉट इसमें भी है। और हेयर ही सेज कि जब भी कभी वो
जब व्हेन इन डिस्ग्रेस, कि जब कभी भी इंसान की नज़रों में या फॉर्च्यून से वो डिस्ग्रेस देखते हैं तो वो हमेशा ये सोचते हैं कि ही इज़ ऑल अलोन, वो बिल्कुल अकेले हैं, और वो बहुत ही इन ट्रबल डेफ हेवन, कि वो बहरे डेफ हेवन। हेवन के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ट्रांसफर्ड एपिथेट यहाँ पर यूज़ किया गया है। हेवन के लिए डेफ वर्ड यूज़ करा गया, ट्रांसफर्ड एपिथेट आप देख सकते हैं, या इसमें आप ये भी इसमें मेटा जो है इसमें आप पर्सोनिफिकेशन है, और इसमें वैसे ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज़ किया गया है। तो कहते हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि मैं हेवन को अपनी बूटलेस क्राइस्ट, अपनी बिना वाची क्राइस्ट से उनको हेवन को यानी कि भगवान को भी मैं परेशान करता हूँ, और मैं खुद को देखता हूँ और मैं सोचता हूँ, कर्ज करता हूँ खुद को कि मैं काश मेरे पास भी उसके जैसा या उसके जैसा कुछ ना कुछ होता, दोस्त होते। इस मैन की आर्ट मुझे चाहिए, उस मैन का स्कोप मुझे चाहिए। विद वॉट आई मोस्ट एंजॉय कंटेंटेड लीस्ट। और मैं अपने आप को जो है ना, मैं डिस्पाइज करता हूँ, घृणा करता हूँ। फिर अचानक से एप्ली आई थिंक ऑन दी, फिर मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, यानी कि फेयर यूथ, आई थिंक अबाउट यू। और फिर मेरे एकदम वोल्टा आया कि मैं अब अपने आप को बिल्कुल मैं चेंज हो जाता हूँ। जैसे जो स्काईलार्क होती है दिन के समय, वो गाने गाती है, सलन अर्थ जो ये बहुत ही सोच में डूबी हुई, बहुत ही थकी हुई धरती से उठती है, तो मैं सिंग्स हिम्स एट हेवंस गेट, कि वो जो है हिम्स यानी कि भजन गाती है। तो मैं भी सोचता हूँ कि जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ वो फेयर यूथ, तो तुम्हें कितनी अच्छी यादें जो हैं वो मेरे पास जो है तुम्हारी है। और फिर मैं सोचता हूँ कि मैं तो इतना खुश हूँ तुम्हारी कंपनी में, आई वोंट चेंज माई स्टेट विद इवन विद द स्टेट ऑफ किंग्स। मैं तो अगर राजा भी मुझसे कहे कि आओ अपने दोस्त को जो है मुझे दे दो और अपनी स्टेट मुझसे बदल लो, मैं बिल्कुल भी नहीं बदलूंगा। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यही चीज इसमें कही है, द पोएट बिगिंस इन डिस्पेयर, शुरुआत डिस्पेयर से होती है। आइसोलेटेड, अकेलापन फील कर रहा है, द पोएट इज फीलिंग आइसोलेटेड, बहुत अकेला फील कर रहे हैं। रिजेक्टेड बाय सोसाइटी, और वो ना whenever he sees that this person has wealth, this person has talent, this person has so many friends, तो he envies with all those men। लेकिन जब भी कभी वो अपने दोस्त के बारे में सोचते हैं तो उनका his mood transforms। और जब भी वो एक वो जैसे ही वो अपने दोस्त के बारे में सोचते हैं तो उनके मन में एक स्काईलार्क की इमेज बनती है। लव फॉर हिम इज अ स्पिरिचुअल रिडेम्पशन। और वो जो है ना सोचते हैं कि औरों के पास तो केवल ये मटीरियलिस्टिक थिंग्स है, आई हैव द फ्रेंडशिप ऑफ माई फ्रेंड एंड आई डोंट वांट टू गिव अप। मैं अपनी फ्रेंडशिप जो है वो किसी को नहीं देना चाहता, राजा को भी नहीं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखो यहाँ पर मेटाफर है पोएट के मूड को लार्क स्काईलार्क से स्काईलार्क के पोएट के मूड को स्काईलार्क के इमोशनल सॉन्ग से कंपेयर किया गया है। आउटकास्ट स्टेट ये इमेजरी है, हेवन गेट ये सारा इमेज एक वर्ड पिक्चर जो है बनाते हैं। फ्रॉम सलन अर्थ एट हेवंस गेट, ग्लूम से ग्रेस, ग्लूम से ग्रेस। डेफ हेवन पर्सोनिफिकेशन ट्रांसफर्ड एपिथेट, और वोल्टा जो है वो लाइन नंबर 9 में आया है कि जब वो अपने उनके विचार वो अभी तक बहुत डिप्रेसिंग मूड में हैं और फिर वो बहुत अच्छे से मूड में आ जाते हैं। और उसके बाद सोनेट नंबर 138 है, ये इसमें पन है। व्हेन माई लव, ये डार्क लेडी को समर्पित है। व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रुथ, माई लव यानी कि जब मेरी जो डार्क लेडी है जब वो ये कहती है कि शी इज मेड ऑफ लव ट्रुथ, कि वो बिल्कुल सच्ची है, आई डू बिलीव हर, मैं विश्वास कर लेता हूँ। आई नो शी लाइज, मगर मुझे पता है वो झूठ बोल रही है। एंड शी इज स्लीपिंग विद समवन एल्स, लाई वर्ड में पन है। दैट शी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ, मुझे लगता है वो मुझे एक अनाड़ी प्रेमी समझती है। अनलर्नड इन द वर्ल्ड्स फाउल सटलिटीज, उनको लगता है मेरी डार्क लेडी को कि मैं शायद इस दुनिया की चालाकियां नहीं समझता हूँ। दस वेनली थिंकिंग दैट शी थिंक्स मी यंग, बस मुझे इस बात से खुशी मिलती है कि वो मुझे अभी बहुत कम उम्र का समझती हैं। ऑल्दो शी नोज माई डेज आर पास्ट द बेस्ट, हालांकि वो जानती है, मेरी जो बिलवड है वो जानती है कि मैं उस उम्र को छोड़कर आ चुका, आई एम ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड ऑल दीज डिसेप्शंस एंड ऑल।
सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग। वो कहते हैं मुझे पता है वो मुझसे झूठ बोलती है, मुझे पता है कि वो मुझे केवल एक एहसास दिलाती है कि आई एम स्टिल यंग, मगर मैं फिर भी उसकी झूठ, फॉल्स स्पीकिंग टंग। तो यहाँ टंग से लैंग्वेज को बोला गया है। यहाँ आप सिनेक्डोकी आपको मिलेगा जो फिगर ऑफ स्पीच है। तो कहते हैं मैं उनकी फॉल्स स्पीकिंग टंग को इसके लिए क्रेडिट देना चाहूँगा। हम दोनों ही एक दूसरे से बात छिपा रहे हैं। बट wherefore she not she is unjust and wherefore say not I that I am old। मैं वो ये बात छुपा रही है कि वो जो है वो मेरे प्रति फिडेल रहे है, और मैं ये छुपा रहा हूँ कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। और लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट। और वैसे भी प्यार की सबसे बढ़िया बात ये है कि एक दूसरे पे विश्वास बना रहना चाहिए। एंड एज इन लव लव नॉट टू हैव years stored। और प्यार में उम्र बताने की जरूरत ही क्या है। Therefore I lie with her and she with me। तो इस तरीके से वो मुझसे झूठ बोलती है, मैं उससे झूठ बोलता हूँ। She sleeps with me, I sleep with her and in our fault by lies we flutter be। और एक दूसरे से झूठ बोल के हम एक दूसरे की कमियां छिपा लेते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने अपना एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए एक आयरॉनिकली उन्होंने चीज़ों को जो है वो बताया है। और अगर हम इसमें डिवाइसेस देखें तो आयरनी दोनों को पता है कि एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, मगर हमें भी पता है, मगर झूठ जब तक सामने नहीं आता वो छिपा रहता है। पन, प्ले ऑन वर्ड्स, लाई वर्ड में पन है। पैराडॉक्स, ट्रूथ एग्जिस्ट थ्रू म्यूचुअल लाइंग शोज शेक्सपियर। बात यह है, पैराडॉक्स है कि जितना हम सच्चाई को छिपाए रखते हैं चीजें उतनी ही सही रहती हैं। समटाइम्स यू शुड नॉट स्पीक नेकेड ट्रूथ। तो चलिए आप जरा क्वेश्चंस देखते हैं। ये रहे हमारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया, द फ्रेज, ये आपका सोनेट 29 का है। द फ्रेज इन डिसग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मेन्स आईज प्राइमरली सजेस्ट सोशल रिजेक्शन, डिवाइन पनिशमेंट, फियर ऑफ ओल्ड एज या इकोनॉमिक। इन डिसग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मेन्स आइज। तो आप लोगों ने जब सोनेट 29 पढ़ा था तो उसमें यह है कि ये मैंने आपको ज्यूग्मा बताया भी था, social rejection and bad luck। The answer is A, social rejection and bad luck। The image of the lark at break of day symbolizes a sudden anger, spiritual elevation, mourning for the past, material है। जब वो लार्क को एक इमेज जो सिंबलाइज करते हैं तो इस वो है स्पिरिचुअल एलिवेशन, दैट इज स्पिरिचुअल एलिवेशन थ्रू लव। The sonnet's emotional turn of Volta occurs at line 4 and look upon line 8 with what I most, yet in these thoughts myself were almost despising। Line 12 sings hymn at heaven। वोल्टा यानी कि जब वो टर्न ऑफ थॉट कब आता है भाई बताइए, टर्न ऑफ थॉट कब आता है उनका? And that is yet in these thoughts myself almost despising। यहां से आता है yet in these यहां से इस लाइन के बाद वोल्टा आता है, लाइन नंबर 9 के बाद वोल्टा आता है। फिर है ना, फिर वो ये बोलते हैं, ये लाइन आती है ना कि हैप्पली आई थिंक ऑन दी, फिर मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तो यहाँ तक तो वो खुद को डिस्पाइज ही कर रहे हैं। लाइन नंबर 9 के बाद वोल्टा आता है। The phrase for thy sweet love remembered such wealth brings indicates, ये phrase है ना, for thy sweet love remembered such wealth brings economic prosperity, love's power, jealousy, materialism of Elizabeth। जब भी वो फेयर यूथ के बारे में सोचते हैं तो love's power to transcend social inferiority, love's power to transcend social inferiority, कि प्यार में इतनी ताकत है कि वो सोशल इन्फेरिटी को भी ट्रांसेंड कर देता है। तो आंसर इज बी। द टोन ऑफ सोनेट 29 चेंजेस फ्रॉम होप टू डिसअपॉइंटमेंट, प्राइड टू ह्यूमिलिटी, डिस्पेयर टू स्पिरिचुअल जॉय, एंगर टू आयरनी। टोन जो है वो शुरुआत होती है डिस्पेयर से और खत्म होता है हंसी खुशी पे। मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हारा साथ ही रहना चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू चेंज माई स्टेट विद द किंग्स।
सोनेट 138 की आयरनी क्या है? द पोएट्स इग्नोरेंस ऑफ हिज लवर्स डिसीट, both lover knowing the other lies yet pretending to believe, the poet's sincere moral guilt, the absence of passion. बिकॉज सेंट्रल आयरनी सोनेट नंबर 138 में कि दोनों के दोनों प्रेमियों को एक दूसरे की कमी पता है, मगर वो ऐसा दिखा रहे हैं जैसे दोनों जो भी एक दूसरे से कह रहे हैं उस पर वो यकीन करते हो. द पन ऑन लाई इन द फाइनल कपलेट सजेस्ट स्लीप, फॉल्सहुड, रेस्ट, मेमोरी. लाई में मैंने आपको बता ही दिया था, ये लाई पन जो होता है ना, पन का मतलब होता है प्ले अपॉन वर्ड्स. तो जब एक वर्ड के दो से ज्यादा मीनिंग निकलते हैं ना तो उसको पन कहा जाता है. तो ये है फॉल्सहुड एंड सेक्सुअल इंटीमेसी. द सोनेट implies that love in old age survives through jealousy, faithfulness, म्यूचुअल सेल्फ डिसेप्शन या कंप्लीट ऑनेस्टी. तो सोनेट ये बताता है कि भाई ओल्ड एज में प्रेम जो है ना वो म्यूचुअल सेल्फ, एक दूसरे को धोखा देते रहो और प्रेम में पड़े रहो या प्रिटेंड करो. द लाइन ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट. देखो सीमिंग का मतलब है ट्रस्ट दिखना चाहिए, भले ही हो या ना हो, ट्रस्ट दिखना चाहिए. तो यूजेस हैबिट एज, हैबिट को किस तरीके से यूज किया है? वाइस, मॉरल प्रिंसिपल, गारमेंट और डिस्गाइज. यहां पर आप इसको लाइन को समझिए कि प्यार की बेस्ट हैबिट ये है. हैबिट का मतलब है छुपाना, तो एक गारमेंट या डिस्गाइज की तरह. कंपेयर्ड टू सोनेट 29, सोनेट 138 रिफ्लेक्ट्स एन आइडियलाइज्ड एंड स्पिरिचुअल लव, सिनिकल मैच्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैशन, प्लेटोनिक डिटैचमेंट या रिलीजन. अगर हम सोनेट 29 और 138 की बात करें तो 29 का जो लव है दैट इज, भले ही उन्होंने प्लेटोनिक या फिलोसॉफिकल लव बताया है, लेकिन वो एक तरीके से एक लव की जो परिभाषा दी है उसमें वो बहुत ही उच्च दर्जे का प्रेम है. लेकिन जो 138 में दिखाया है वो ये दिखाया है कि प्यार भले ही हो ना मगर दिखना जरूर चाहिए. दैट इज सिनिकल मैच्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैशन. तो ये तो सोनेट 29 और 138 के थे. अब मैं आपको डेरेक वेलकॉट के जो फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका है थोड़ा सा उस पोएम के बारे में बताकर फिर आप लोगों को बताऊंगी. तो ये है मेरा पहले मैं आपको फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका के बारे में बता दूं. 10 क्वेश्चंस मैंने इस पे लिए हैं. तो फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका के बारे में समझ लीजिए. 1962 की ये पोएम है. ये एक पोस्ट कॉलोनियल पोएम है. आज मैंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पोस्ट कॉलोनियलिज्म पढ़ाया है, उसकी टर्म्स भी बताई हैं कि कौन कौन सी टर्म्स हैं, अदरिंग, हाइब्रिडिटी और पोस्ट कॉलोनियलिज्म और एपिस्टेमिक वायलेंस, सबऑल्टर्न, ये सारी टर्म्स मैंने बताई हैं. और इसी को जो मेरे अपने पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं वो भी सुन रहे हैं तो उस हिसाब से इसको देखिएगा क्योंकि मैंने आपको बताया भी था. डेरेक वॉलकॉट की जो ये पोएम है ये भी पोस्ट कॉलोनियल आफ्टर इफेक्ट को बताती हुई है. ये एक पोएट का हाइब्रिडिटी को बताती हुई है, क्योंकि एक हाइब्रिडिटी का मतलब होता है फ्यूजन, अ ब्लेंडिंग ऑफ बोथ द कल्चर्स ऑफ द कॉलोनाइजर एंड ऑफ द कॉलोनाइज्ड. और डेरेक वेलकॉट जो है वो एक कैरिबियन बॉर्न इन द कैरिबियन में उनका जन्म हुआ था. मिक्स्ड हेरिटेज है, अफ्रीकन फादर एंड यूरोपियन मदर. तो हो गया ना, हाइब्रिडिटी हो गया. और वेलकॉट फील टॉर्न बिटवीन द लैंड ऑफ हिज एंसेस्ट्री एंड द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द कॉलोनाइजर. ये पोएम के जो बैकड्रॉप दिया गया है मूमू अपराइजिंग का दिया गया है. मूमू अपराइजिंग का बैकड्रॉप है 1952 से 60 में केन्या में, जब जो नेटिव किक्यू जो ट्राइब थी उन्होंने रिबेल किया था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट. और वेलकॉट ने इस स्ट्रगल को देखा था एंड ही वाज इमोशनली कनेक्टेड विद दैट. और उन्होंने इस जो रिबेलियन था उसके वायलेंस को कंडेम भी किया है और उन्होंने इसमें कॉलोनाइजर्स की ब्रूटलिटी को भी इसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया है.
और वेलकट इसमें बेसिकली जो कहते हैं, इसमें वो लास्ट में एक लाइन भी है, आई हु एम पॉइजन विद द ब्लड ऑफ बोथ। हाइब्रिडिटी, होमी भाभा ने जो टर्म दिया है हाइब्रिडिटी, वो कहते हैं कि जब आपके अंदर कोई चीज़ मिक्सड होता है ना, तो यू आर अनेबल टू टेक साइड ऑफ एनी वन, जो है किसी एक की आप साइड नहीं ले पाते हैं, यू बाइफोकेटेड। तो यही चीज़ उसमें उन्होंने बताई है। और फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका पोस्ट कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ी जाएगी, क्योंकि ये पोस्ट कॉलोनियल राइटर, पोस्ट कॉलोनियलिज्म उस पर ही लिखी गई है ये। तो डेरेक वेलकर्ट्स अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका रिस्पॉन्ड्स टू विच हिस्टोरिकल इवेंट, अभी मैंने आपको बताया था, द बोअर वॉर, द मूमू अपराइजिंग, द नाइजीरियन सिविल वॉर, या अपार्थीड्स एंड इन साउथ अफ्रीका, एंड दैट इज द मूमू अपराइजिंग। Kikuyu tribe थे, the Mumu uprising. The central conflict in the poem arises from the poet's loyalty to two cultures, African and English, the economic exploitation of Caribbean islands, or that is religious conversion of Africans, political corruption in post-colonial government. Central conflict इस poem में जो last में I who am poisoned with two blood, वही line है इसकी। तो इसमें hybridity या दो cultures का mixture, African father and European mother, the poet's loyalty to two cultures, African and English. The phrase a far cry signifies a song of freedom, nostalgic remembrance, emotional and geographical distance, और celebration of African pride. तो बताइए इसका क्या होना चाहिए? A far cry से emotional and geographical distance, इसमें इसका टॉपिक के बारे में आपको मैं बताती भी हूँ। देखिए, फार क्राई फ्रॉम का मीनिंग होता है टू बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम समथिंग, और अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से बिल्कुल डिफरेंट, इमोशनल एंड ज्योग्राफिकल डिस्टेंस। तो द आंसर इज सी, अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, यानी कि कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अफ्रीका। Which figure of speech appears? Corpses are scattered through a paradise. Simile, metaphor, oxymoron, या इसमें आपका apostrophe क्या है इसमें, आप ये बताइए। Which figure of speech is appears in the corpses are scattered through a paradise? एक देखिए, यहाँ पर ये वैसे तो कॉप्सेज आर स्कैटर्ड थ्रू अ पैराडाइज, बेसिकली जो कहा गया है यहाँ पर एक जो कभी पैराडाइज में, पूरे पैराडाइज में यहाँ से वहाँ तक लाशें ही लाशें हैं, तो पैराडाइज में और उसमें जो है एक विरोधाभासी वो चीज़ जो है वो दिख रही है। तो यहाँ पर ऑक्सीमोरोन जो है वो बैठता है, तो यहाँ पर होगा ऑक्सीमोरोन। और वैसे इसमें एग्जैजरेशन भी हो सकता था, लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि पैराडाइज में और बॉडीज का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इसको विरोधाभास। द लाइन स्टैटिस्टिक्स जस्टिफाई एंड स्कॉलर सीज क्रिटिसाइजेस, the line statistics justify and scholars seize criticize the poet's indecision, the dehumanizing language of academia, the bravery of colonial soldiers, the moral superiority of revolutionaries. तो इसमें ना स्टैटिस्टिक्स की जो कुछ भी स्टैटिस्टिक्स किसी बात को जो स्टैटिस्टिशियंस हैं वो जस्टिफाई करते हैं, स्कॉलर्स जो हैं वो हमारे दिमाग को कंट्रोल करते हैं। तो वो क्या बता रहे हैं कि लैंग्वेज ऑफ एकेडमिया का मतलब है पढ़े लिखों को, वो यहाँ पर उनकी लैंग्वेज को कि उनकी लैंग्वेज कितनी डीह्यूमनाइजिंग होती है। वॉलकट की टोन इस पोएम में कैसी है? आयरॉनिक एंड डिटैच, बिटर येट सॉरोफुल, और ऑप्टिमिस्टिक एंड सेलिब्रेटरी, प्लेफुल एंड ह्यूमरस। ये जो पोएम की लाइन है
बेसिकली वो मिक्स्ड उसमें ब्लड को कहते हैं। तो बहुत ही पोएम की शुरुआत बहुत बिटर है और दुख से भरी हुई है, दैट इज बिटर येट सॉरोफुल। द पोएट्स मिक्स्ड हेरिटेज, अफ्रीकन फादर, यूरोपियन मदर, सिंबलाइजिंग the merging of continents, the divided identity of colonized subjects, the superiority of western civilization, the return to African roots। और अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई भी थी कि यहाँ हाइब्रिडिटी और अदरिंग भी फील करनी पड़ती है, द डिवाइडेड आइडेंटिटी ऑफ कॉलोनाइज्ड सब्जेक्ट्स। What does the line "How choose between this Africa and the English tongue I love" reveal? ओके, बेसिकली जितने भी पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हैं ना, उन्होंने इंग्लिश को यूज़ किया है अपनी सप्रेस्ड फीलिंग्स को बताने के लिए। क्योंकि बात ये है कि जो भाषा आप बोलते हैं, आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, दैट इज़ नॉट नोन टू ईच एंड एवरी वन, वो एक मुट्ठी भर लोगों को पता है। तो आप अपनी बात बहुत सारे लोगों तक कैसे फैलाओगे? एक ऐसी भाषा के माध्यम से जो सबको आती हो, और वो कौन सी है? अंग्रेजी। तो इसीलिए है व्हाट डज द लाइन "हाउ चूज बिटवीन दिस अफ्रीका एंड द इंग्लिश टंग आई लव" रिवील? लिंग्विस्टिक एलिनेशन, कंप्लीट रिजेक्शन, प्रेफरेंस या सेलिब्रेशन ऑफ लिंग्विस्टिक यूनिटी? लिंग्विस्टिक एलिनेशन को ये बताती हुई है कि भाई वो ही इज टॉर्न बिटवीन टू लैंग्वेजेस, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी भाषा बोलें तो ही विल नॉट बी एबल टू कन्वे हिज फीलिंग्स टू मैनी, और अगर कॉलोनाइजर्स की भाषा बोलते हैं तो उसमें भी उनको अफसोस तो होता ही है। द पोएम्स डोमिनेंट इमेजरी इंक्लूड्स फॉरेस्ट, रिवर्स एंड बर्ड्स, ब्लड, वायलेंस एंड टॉर्न लैंडस्केप्स, सनलाइट। पोएम का पता चल गया होगा, अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका है तो ब्लड, वायलेंस एंड टॉर्न लैंडस्केप। और जी आज का लास्ट क्वेश्चन, द पोएम्स क्लोजिंग डिलेमा, आई हु एम पॉइजन्ड विद द ब्लड ऑफ बोथ एक्सप्रेसेस। ये वही एक उनके अंदर है कि ही इज अनेबल टू डिसाइड कि कौन सी साइड चुने, अफ्रीकन और यूरोपियन। द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ चूजिंग वन आइडेंटिटी, क्योंकि उनके अंदर दो आइडेंटिटीज हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन, और इसी तरीके से आप लोगों को मैं जैसा चीज़ें होती रहेंगी मैं आप लोगों को करवाती रहूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।